हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टाफिंग पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टाफिंग के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। स्टाफिंग का मतलब होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पोस्ट हैं, जितनी भी वैकेंसीज हैं, उनको फिल करना, उनको फिल करने के प्रोसेस को फॉलो करना, उन सभी पे स्टाफ को अपॉइंट करना। जिसमें स्टाफिंग में क्या-क्या आता है, हम कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को अपॉइंट करते हैं। सबसे पहले रिक्रूट करते हैं, देन सिलेक्शन होता है, फिर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रमोशन है, ट्रांसफ़र है, ऐसे करके बहुत सारे वेज हैं स्टाफिंग के। सो स्टाफिंग का मीनिंग ही होता है कि अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारे पोस्ट हैं, उनके ऊपर, उन पोस्ट के ऊपर लोगों को रिक्रूट करना, उनके ऊपर स्टाफ को अपॉइंट करना, वो कहलाता है स्टाफिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फीचर्स ऑफ स्टाफिंग, जैसे रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, नीडेड एट ऑल लेवल्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेपरेट फंक्शन। इनको हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। सबसे पहला जो स्टाफिंग का फीचर है, सबसे ज़रूरी, वो ये होता है कि स्टाफिंग जो है वो ह्यूमन बींग से साथ रिलेटेड होता है। जैसे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग होता है, उसमें क्या होता है, जस्ट हमें पेपर वर्क करना होता है। स्टाफिंग में ऐसा नहीं होता। स्टाफिंग में हमें अपने अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग लोगों को अपॉइंट करना होता है। तो इसके लिए ह्यूमन बींग से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, जैसे रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन एटसेट्रा। तो इसीलिए स्टाफिंग जो है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। स्टाफिंग में दो तरह के इन्वायरमेंट आते हैं जिसका स्टाफिंग के ऊपर फ़र्क पड़ता है। एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट में कंपनी के अंदर की जो भी पॉलिसी होती है एम्प्लॉय से रिलेटेड, जैसे उसके प्रमोशन की पॉलिसी, डिमोशन की पॉलिसी, उसके ट्रांसफ़र की पॉलिसी, तो इस तरह के जो इन्वायरमेंट हैं वो सारे इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाते हैं। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं जो बाहर के होते हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट, जैसे एजुकेशनल इन्वायरमेंट। क्योंकि जैसे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं किसी काम को करने के लिए। जो गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू एम्प्लॉय जो हैं वो रिक्रूट किए जाते हैं। तो इस तरह से स्टाफिंग के ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज नीडेड एट ऑल लेवल्स। स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है कि आप ये नहीं कह सकते कि इसकी टॉप लेवल पे रिक्वायरमेंट है तो आगे नहीं है, लोअर लेवल पे है तो टॉप या मिडिल लेवल पे नहीं है। नो, स्टाफिंग की हमें हर लेवल पे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर लेवल पे पोस्ट होते हैं, हर लेवल पे वैकेंसी होती है। आपको हर डिपार्टमेंट में लोग चाहिए काम करने के लिए, तो उन पे लोगों को आपको रिक्रूट करना होगा। तो इसीलिए स्टाफिंग की ज़रूरत जो होती है वो सारे लेवल पे होती है। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टाफिंग जो है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, लोगों के साथ डील करता है। और मैन क्या होता है, मैन एक सोशल बीइंग है। तो इसीलिए स्टाफिंग को ह्यूमन बीइंग के साथ कनेक्टेड माना जाता है। तो जो मैनेजर होता है, जब वो स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसको बाकी की चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन, ये सब चीज़ें जब वो प्रोसेस को फॉलो कर रहा होता है तो उसको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट इज सेपरेट फंक्शन। ये जो है ऐसा फीचर है स्टाफिंग का कि स्टाफिंग अपने आप में ही एक अलग से फंक्शन है। कैसे? जैसे आपके और दूसरे फंक्शन होते हैं वो पार्ट होते हैं किसी फंक्शन के, लेकिन स्टाफिंग वो खुद में ही अपने आप में एक अलग मेजर फंक्शन है, अपने आप में एक अलग पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इसमें आता है हेल्प इन डिस्कवर कॉम्पिटिटेंट पर्सनल, हेल्प इन सर्वाइवल एंड ग्रोथ, बेटर परफॉर्मेंस, हेल्प इन इम्प्रूविंग मोरल, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट इज हेल्प इन डिस्कवर कॉम्पिटिटेंट पर्सनल। स्टाफिंग में क्या होता है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करने के लिए लेटेस्ट टेक्निक को यूज किया जाता है। इन लेटेस्ट टेक्निक की मदद से फ़ायदा ये होता है कि अलग अलग पोस्ट के लिए आपको एबल एम्प्लॉय जो हैं वो काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। रिक्रूटमेंट के थ्रू आप एम्प्लॉय को ढूंढते हैं और सिलेक्शन के थ्रू आप उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए स्टाफिंग का ये फ़ायदा है कि हमें यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वालिफाइड बंदे जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प इन सर्वाइवल एंड ग्रोथ।
हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लंबे टाइम के लिए सर्वाइवल और ग्रोथ करना चाहती है, और ये कब पॉसिबल होगा, जब जो उसके अंदर ह्यूमन बीइंग है वो उसके ह्यूमन एसेट जो है वो अच्छी क्वालिटी के होंगे। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप स्टाफिंग के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, क्योंकि स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मैनेजर्स हैं, जो एम्प्लॉई हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए लगातार काम किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको तैयार किया जाता है कि मैनेजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उससे कैसे निपटना है। तो इसीलिए लंबे टाइम के लिए अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइवल और ग्रोथ करना है तो उसको स्टाफिंग के प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ता है। नेक्स्ट इज बेटर परफॉर्मेंस। स्टाफिंग की मदद से जो खाली पोस्ट हैं, राइट लोगों को राइट टाइम पे राइट जगह पे अपॉइंट किया जाता है। जिस पोस्ट पे जैसे भी पर्सन की रिक्वायरमेंट है, कैसी क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या उसके अंदर टैलेंट है, कैसा उसके अंदर स्किल है, तो क्या सुटेबल रहेगा उस पोस्ट के लिए, ये स्टाफिंग के थ्रू ही पता चलता है। फिर वैसे ही जो कैंडिडेट है उनको सेलेक्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के पोस्ट को माइंड में रखते हुए। वैसे ही एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है, तो वो अपने काम में एक्सपर्ट होता है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि एम्प्लॉय की इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है, और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो आसानी से अचीव हो जाता है। नेक्स्ट इज हेल्प इन इम्प्रूविंग मोरल। तो इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय का मोरल इंक्रीज होता है, क्योंकि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है तो वो काम को काफ़ी अच्छे से कर सकता है, उसको प्रमोशन दिया जाता है, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, कि ऐसा इन्वायरमेंट उसको दिया जाता है जहाँ पे उसको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, वो अपना अच्छे से मन लगा के जो है काम कर सकता है। तो उसकी ज़रूरतों का स्पेशल केयर रखा जाता है, उसका ध्यान रखा जाता है। अच्छा काम करते हैं तो उनको जो उनका पे पैकेज है वो अच्छा दिया जाता है। तो इस सब सिचुएशन में क्या होता है, जो एम्प्लॉय है उसको अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलता है, जब जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उनका मोरल जो है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। स्टाफिंग में क्या होता है, जितनी भी एक्टिविटी है वो सब ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होती है, लेकिन ये एक सिस्टमेटिकली तरीके से जो है परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो जब आप ह्यूमन रिसोर्सेज को सिस्टमेटिकली तरीके से यूज करते हैं तो आप उनका पूरा फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जितना भी उनका टैलेंट है आप उसको पूरा यूज कर सकते हैं। लेबर कॉस्ट जो है आपको वो कम पड़ता है, जो लेबर कॉस्ट आ रहा है वो आपका काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। और जो भी पोस्ट अगर खाली पड़ी हैं तो सही टाइम पे सही एम्प्लॉय जो है आपको उस पोस्ट के लिए अवेलेबल मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये सारी परेशानियां जो हैं वो हमारी स्टाफिंग की मदद से ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। अब जो ये लोगों को अपॉइंट किया जाता है ये कैसे किया जाता है, इसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, उसको देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, देन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, उसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, देन आफ्टर दैट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, एंड लास्ट स्टेप होता है कंपेंसेशन। तो ये तो एक ओवरव्यू देखा हमने, एक एक प्रोसेस को हम आगे समझते हैं। फर्स्ट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। स्टाफिंग में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि ये देखना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको कितने मैन पावर की ज़रूरत है। तो इसके लिए एक वर्कलोड एनालिसिस किया जाता है, एक वर्कफोर्स एनालिसिस किया जाता है। वर्कलोड एनालिसिस जो हम करते हैं वो ये पता करने के लिए करते हैं कि आपको कितने जो हैं नंबर जानने के लिए कि कितने ह्यूमन बीइंग जो हैं आपको सक्सेसफुली जॉब को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। और वर्कफोर्स एनालिसिस होता है, इसमें आपको ये पता चलता है कि अभी करंट में उस काम को करने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग अवेलेबल हैं। तो शॉर्ट में अगर हम समझें तो वर्कलोड और वर्कफोर्स इन दोनों एनालिसिस को करने के बाद हमें ये पता चलता है कि हम अंडर स्टाफ्ड हैं, ओवर स्टाफ्ड हैं, या हम इक्वली स्टाफ्ड हैं। हमें और एम्प्लॉय की ज़रूरत है, या फिर हमारे पास पहले से ही बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, या फिर हमारे पास जितनी पोस्ट है हमारे पास उतने ही एम्प्लॉय हैं। तो इस तरह से हम अपने मैन पावर की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको अलग अलग सोर्सेज से एम्प्लॉय को खोजना होता है, और आप कैंडिडेट को खोजते हैं, उसके बाद आप उनको इनकरेज करते हैं कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एप्लीकेशन है वो फिल करें और जॉब के लिए अप्लाई करें, क्योंकि आपको लोगों की ज़रूरत होती है। तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन तक कैसे पहुँचेंगे, तो यही एक रिक्रूटमेंट का जरिया होता है। नेक्स्ट इज सेलेक्शन।
अब सिलेक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, जब लोगों ने आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए एप्लीकेशन सेंड कर दिया, तो काफ़ी सारे लोगों की एप्लीकेशन आ गई। अब आपको बहुत सारे लोगों में से कुछ कॉम्पिटिटेंट एप्लीकेंट्स जो होते हैं उनको छाँट लेना होता है, उनको सेलेक्ट कर लेना होता है। और ये आप कैसे सेलेक्ट करते हैं कि जैसा भी आपका नेचर ऑफ वर्क है, उसके साथ उस पर्सन की एबिलिटी को मैच करके, उस एप्लीकेंट की एबिलिटी को मैच किया जाता है, उसके बाद उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जिस भी पर्सन को अब जो सेलेक्ट कर लिया गया है, उसको अब वो पोस्ट को ज्वाइन करना है, जिस पोस्ट के लिए उसको सेलेक्ट कर लिया गया है। और ओरिएंटेशन में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है जिसको आपने सेलेक्ट किया है, उसको आप एक अपनी कंपनी का पूरा ब्रीफ प्रेजेंटेशन देते हैं। आप उसमें सुपीरियर से मिलवाते हैं, सबऑर्डिनेट से मिलवाते हैं, उसके कलीग से मिलाते हैं। ओवरऑल आपको ऑर्गेनाइजेशन के साथ उस नए एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करना होता है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जब उस एम्प्लॉय ने ऑफिस को ज्वाइन कर लिया, वो इंट्रोड्यूस हो गया, अब इस स्टेप पे आके उसको आपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो भी जॉब आपने दिया है, उसको करने के लिए उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके और जो भी वो काम कर रहा है उसमें उसकी इफ़िशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस जो है वो इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। इस स्टेप पे आने के बाद क्या होता है कि हर एम्प्लॉय की जो काम करने की क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, उसको मेजर किया जाता है, उसको जज किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, जो एक्चुअली में उसने काम किया हुआ है उसको कंपेयर किया जाता है उस काम से जो काम उसको करने के लिए दिया गया था। क्या काम उसको करने के लिए दिया गया था और रियल में उसने क्या किया है, इन दोनों को कंपेयर करके उसकी वर्क परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। इस स्टेप में क्या होता है, अब उसके काम को जज कर लिया गया, अगर उसका काम अच्छा है तो उसको आगे हायर पोस्ट के लिए प्रमोट कर दिया जाता है, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको अच्छी सैलरी दी जाती है, इंक्रीमेंट दिया जाता है। लेकिन अगर उसका काम अच्छा नहीं है जितना एक्सपेक्ट किया गया था, तो फिर उसको उस काम को करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ताकि उसके अंदर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सके। उसके बेस पे अब आगे जाके उसके करियर की प्लानिंग की जाती है। नेक्स्ट इज कंपेंसेशन। इस स्टेप में आने के बाद एम्प्लॉय के कंपेंसेशन को डिसाइड किया जाता है। वो कंपेंसेशन क्या होता है कि एम्प्लॉय ने अपना जो है क्या कंट्रीब्यूशन दिया ऑर्गेनाइजेशन में, ये डिसाइड किया जाता है। उसके कंपेंसेशन में सारे उसके पे और रिवार्ड आते हैं जो एम्प्लॉय को दिए जाने होते हैं। जस्ट बेसिकली देखें तो इट इज़ द प्राइस फॉर द जॉब, जो उसने काम किया उसके लिए ये उसका प्राइस होता है। और प्राइस में जैसे उसको सैलरी दी जाती है, उसको वेज दिया जाता है, उसको बोनस दिया जाता है उसका अच्छा काम करने के लिए। इसके अलावा और भी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे मेडिकल की फैसिलिटी है, इंश्योरेंस की फैसिलिटी है, वैकेशन पे भेज रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी अपनी तरफ से जो है वो बियर करती है सारा कॉस्ट। तो ये सब कुछ जो है हमारा कंपेंसेशन यानी कि इस स्टेप में आता है। तो ये हमारा स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टाफिंग पार्ट 2 रिक्रूटमेंट के बारे में।